हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या ठोसों में चुंबकीय गुण। क्या पढ़ने वाले हैं? ठोसों में चुंबकीय गुण। ठोसों में चुंबकीय गुण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, या फिर आप लिख सकते हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। ठीक है बेटा, ठोसों के चुंबकीय गुण बोलो या ठोसों में चुंबकीय गुण बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कोई भी ठोस पदार्थ में चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन। यानी अगर किसी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अब ये कैसे करता है? देखो कोई भी पदार्थ होता है उसमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित हो या युग्मित हो, वो गति करता है दो प्रकार की। ठीक है, अब वो कौन से प्रकार की गति है वो देखें। देखो ये हमारा नाभिक है और ये हम मान लेते हैं कोई पथ है, वृत्ताकार पथ हम कक्षा बोलते हैं, जिसके अंदर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। ये हम मान लिया हमने, हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा। अब देखो ये नाभिक के बाहर निश्चित वृत्ताकार पथ में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, दो प्रकार की गति करता है। एक तो ये वाली गति, ठीक है, नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में जो गति करेगा वो क्या होगी बेटा? कक्षीय गति होगी। क्या होगी? कक्षीय गति। ठीक है, जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है ना, वो वाली गति, उसे हम क्या बोलते हैं? कक्षीय गति बोलते हैं। लेकिन आपको पता है पृथ्वी स्वयं के अक्ष पर भी घूमती है ना, तो उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन भी स्वयं के अक्ष पर भी घूमता है। क्या करता है? स्वयं के अक्ष पर भी घूमता है, उसे हम बोलते हैं चक्रण गति। क्या बोलते हैं बेटा? चक्रण गति। ठीक है, तो ये जो दो गतियां होती है वही जिम्मेदार होती है इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय गुणों के कारण। यानी बोले तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित है? पदार्थ के अंदर। तो पदार्थ भी क्या प्रदर्शित करने लग जाता है? चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लग जाता है। अब देखो क्या होता है? कक्षीय गति। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसे हम बोलेंगे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप म्यू एल से रिप्रेजेंट कर दो इसे, या एल म्यू से रिप्रेजेंट कर दो, जैसे आप करना चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चक्रण गति किसे कहेंगे? स्वयं के अक्ष पर जो गति करता है इलेक्ट्रॉन, उसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसे क्या बोलेंगे? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है बेटा, इस चक्रण गति को आप अक्षीय गति भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अक्षीय गति। तो अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस से, या फिर आप लिख सकते हो एस म्यू। ठीक है बेटा, ये है इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहा है, दो प्रकार की गति कर रहा है। गति नंबर एक कौन सी? निश्चित वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कक्षीय गति। उसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो उसे हम क्या बोलेंगे? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू एल से या एल म्यू से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्वयं के अक्ष पर भी गति करता है। ठीक है, अब स्वयं के अक्ष पर गति करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? चक्रण गति या अक्षीय गति। इसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे? अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू एस से या फिर एस म्यू से। ठीक है बेटा, तो कोई भी पदार्थ होता है उसके चुंबकीय गुणों के लिए इलेक्ट्रॉन की ये दो प्रकार की गतियां क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। अब चुंबकीय आघूर्ण को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ठीक है, म्यू से। ये क्या है हमारा? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है वो इन दोनों गतियों के जो कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उनके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी क्या होगा? ये म्यू एल प्लस म्यू एस, ये होता है हमारा चुंबकीय आघूर्ण जिसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा, अब आप देखें कि देखो ये म्यू एल किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण है। किसके कारण है? कक्षीय गति के कारण। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर की साइड होते हैं, जनरली सरफेस की साइड होते हैं। तो ये क्या है? बाह्य वातावरण से इनसे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे उपशासन योगी जो होता है उसमें n-1d जो कक्षक होते हैं वो लगभग बाहर की साइड ही होते हैं। इस कारण क्या होता है? वो लिगेंड से प्रभावित होने लग जाते हैं। तो फिर उनकी क्या होती है? कक्षीय गति क्या होती है?
सीमित हो जाती है। क्या हो जाती है? कक्षीय गति सीमित। इसीलिए चुंबकीय आघूर्ण में योगदान ही नहीं दे पाता है। कौन नहीं दे पाता? कि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण वाला जो योगदान है, योगदान नहीं होगा, केवल योगदान किसका होगा? इसका। तो इस कंडीशन में जो टोटल चुंबकीय आघूर्ण होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? लगभग इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं? चक्रण मात्र सूत्र। चक्रण मात्र सूत्र यानी ऐसा सूत्र जिसके द्वारा हम क्या याद करते हैं? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण याद करते हैं। चूंकि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण तो क्या हो गया? निरस्त हो गया या फिर वो सीमित हो गया, उसको नगण्य मान लिया, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण भी किसके बराबर होगा? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के लिए उसे क्या बोलते हैं? चक्रण मात्र सूत्र। तो इस कंडीशन में इन दोनों को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये √n n+2 से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, ये लगभग इसके अप्रोक्स इक्वल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया? ये इसके बराबर हो गया, यानी बोले तो ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ पर n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है ना बेटा? तो कोई भी पदार्थ हो, कोई भी ठोस है, अब ठोस चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक के बात व्यवहार करेगा, क्यों करेगा? ये दो प्रकार की गति के कारण। एक प्रकार की गति कक्षीय गति, उसके कारण उत्पन्न आघूर्ण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, दूसरी चक्रण गति तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। लेकिन जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान लगभग नगण्य हो जाता है, क्योंकि सरफेस की साइड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्य वातावरण से, लिगेंड से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, तो इसका मान लगभग नगण्य हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर, यानी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? चक्रण मात्र सूत्र बोलते हैं। और n क्या है यहाँ पर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी इसको फॉलो करके आप लोग इसको फॉलो करें, मतलब ये इसकी बोल रहा हूँ n+2। आप इस फॉर्मूले के द्वारा चुंबकीय आघूर्ण को कैलकुलेट कर सकते हो। अब चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है? इसे बोलते हैं हम बोर मैग्नेटोन। क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेटोन। ये बोर मैग्नेटोन। ठीक है बेटा, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो Bm से रिप्रेजेंट कर दो, और Bm से नहीं करो तो फिर ये ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा Mb से। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितनी वैल्यू होगी? 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होगा? ये क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। कैसे याद करेंगे? इस फॉर्मूले से याद करेंगे। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या है? बोर मैग्नेटोन है। बोर मैग्नेटोन को हम Bm से या Mb से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू कितनी होती है? 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। अब देखो, अब बात करते हैं कि किसी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, किसी के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, कोई चुंबकीय क्षेत्र से किस प्रकार प्रभावित होता है, उस आधार पर ठोसों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फिर हम इन ठोसों के जो चुंबकीय गुण है उनको लिखते हैं आगे। ठीक है ना बेटा? तो ये सब कुछ आपको बता ही दिया। अब इस आधार पर ठोस के जो चुंबकीय गुण हैं उनको हम लिखने वाले हैं। ठीक है, वो हमारे दे रखे हैं सिलेबस में 5 दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है, देखो 5 कौन कौन से? नंबर 1 अनुचुंबकत्व, नंबर 2 प्रतिचुंबकत्व, नंबर 3 लोह चुंबकत्व, नंबर 4 प्रतिलोह चुंबकत्व, और नंबर 5 फेरी चुंबकत्व। ठीक है बेटा, कौन कौन सा है? नंबर 1 हमारे पास अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा, पांचों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप चाहे तो पांचों के नाम जब मैंने बोले थे वैसे लिख सकते हैं, हम एक एक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे, ये हमने चुंबक बना दी। ठीक है, और ये हमने अनुचुंबकीय पदार्थ रख दिया बेटा। क्या रख दिया? अनुचुंबकीय पदार्थ हमने रख दिया। तो ये लो, ठीक है ना? क्या हो रहा है बेटा? देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, वो क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनमें अनुचुंबकत्व का जो कारण होता है वो क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, किसे बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तब पदार्थ किस गुण को हम क्या बोलते हैं? अनुचुंबकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुचुंबकत्व। क्यों होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होगा।
ठीक है ना। ये चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कर रहे हैं, देखो आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, अनुचुंबकत्व ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तथा इनके इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं, ठीक है बेटा। समझ गए ना बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो हम क्या है, अनुचुंबकत्व की बात कर रहे हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनका यह गुण क्या कहलाता है, अनुचुंबकत्व कहलाता है। क्यों होता है ये, पदार्थ का यह गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण होता है। किस कारण होता है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। अगर ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिया जाए, यानी या चुंबकीय क्षेत्र को हम हटा लें, तो ये इनका चुंबकीय जो गुण होता है क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। यानी क्या होगा अगला, ये चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर यह अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। समझ गए बेटा, ठीक है ना। पदार्थ का गुण किसका होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण, यानी जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर क्या होगा, चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल के रूप में आप देखो, आप उन सबको लिख सकते हो जिनमें क्या उपस्थित होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल O2, Cu+2, Fe+3, सब में देख लेना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जिन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले की, उसका नाम है हमारे पास प्रतिचुंबकत्व। नंबर 2, प्रतिचुंबकत्व। इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म, ठीक है बेटा। देखो, ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो दुर्बल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। ये चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और ये क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है, ठीक है। क्या होगा बेटा, ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है बेटा। और इनका एक गुण क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकत्व। तथा इनका यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है,
कहलाता है। ठीक है, अब देखो अगर आप इसका फोटो देखना चाहो तो ये देखें, ये हमने पदार्थ रख दिया, ये चुंबकीय बल रेखाओं क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। समझ गए बात को। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, क्यों होगा भाई ऐसा, ऐसा क्यों होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण, सॉरी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है बेटा, किसी कारण होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति, यानी इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, यानी सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, युग्मित अवस्था में। देखो अभी यार थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस। ठीक है, इसका मान तो क्या मान लिया था, नगण्य मान लिया था, यानी म्यू बराबर क्या हो रहा था, म्यू एस हो रहा था, जिसको हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, अंडर रूट एन एन प्लस 2 से। ये क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब मान लो इस फॉर्मूले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 लिखोगे तो इसका जो भी वैल्यू है 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान, इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है, 0 होता है। ठीक है बेटा, अब देखो 0 कैसे हुआ ये भी देखें आप। अगर अयुग्म, आप जानते हो, मान लो ये हमारे पास ये कक्षक है। ठीक है, प्रत्येक कक्षक में हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन रख रखे। मान लो पी उपकोष्ठ था, इसके 3 कक्षक है हमारे पास, ये px, py और ये pz ले लेते। अब देखो ये जो टोटल है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एस, एस का मतलब क्या था यहाँ, स्पिन, स्पिन बोलो चक्रण, यानी ये क्या है, चक्रण मात्र सूत्र है। क्या ये, चक्रण मात्र सूत्र, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, मैंने उस दिन आप अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये नाभिक, और नाभिक के बाहर ये हमारा इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है। एक तो यूं कर रहा है जिसे हम कक्षीय गति बोल रहे थे, एक यूं कर रहा था जिसे हम क्या बोल रहे थे, चक्रण गति, अक्षीय गति। अब देखो आप 2 ही तरह से गति कर सकता है इलेक्ट्रॉन। भाई ये कक्षीय गति की बात नहीं कर रहा हूं, चक्रण गति, या तो ऐसे घूमे और ऐसे नहीं घूमे, तो फिर कैसे घूमे, ऐसे घूमे, यानी या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो आपको पता है ऑफ-बो सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा है ना ऑफ-बो सिद्धांत आपने, उसमें ऑफ-बो सिद्धांत में पाउली का जो अपवर्जन नियम है वो क्या बोलता है कि एक कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान कभी भी समान नहीं हो सकते। अधिकतम कितने के हो सकते हैं, 3 के हो सकते हैं, चौथी का समान नहीं होगा। और चौथी कौन सी है, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। यानी उसने क्या बताया, पाउली का अपवर्जन नियम से क्या कंक्लूजन निकला था कि एक कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका चक्रण एक दूसरे से विपरीत होगा। यानी अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 ये ऐसे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 जो है वो कैसे घूमेगा, ऐसे। तो जितना चुंबकीय आघूर्ण को ये उत्पन्न करेगा उसको ये निरस्त कर देगा। समझ गए बात को, ठीक है ना। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने उत्पन्न किया, चलो ये उत्पन्न कर दे इधर, तो इसका चक्रण विपरीत है, ये इधर, तो जितना ये उत्पन्न करेगा उसको ये क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो टोटल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए ना बेटा, ऐसे हुआ है। फॉर्मूले में आप डायरेक्ट निकाल के रख सकते हो। ठीक है, एन की वैल्यू क्या रखनी है अपन को, 0 रखनी, 0 रखते हैं, पूरा फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, 0। इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 होगा। समझ गए बात। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास वो एग्जाम्पल आएंगे जिनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो। जैसे बात करें NaCl, H2O, ये बेंजीन, ये सभी क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या है, एग्जाम्पल है। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो बेंजीन के अलावा, ये TiO2। ठीक है बेटा, आपके यही एग्जाम्पल दिए हुए, NaCl, H2O, C6H6, TiO2। ठीक है, तो ये था प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब हम बात करते हैं इसके बाद अगले वाले की, जिसे हम बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ नंबर 3, लोह चुंबकीय पदार्थ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेटा फेरोमैग्नेटिज्म, या इसको हम लोह चुंबकत्व लिख लेते, लोह चुंबकत्व। ठीक है, क्या बोलते हैं,
फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा, लो चुंबकत्व क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक। अगर आप लो चुंबकीय पदार्थ लेंगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा। क्या आएगा बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो ठीक है, ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, प्रबलता से आकर्षित होते हैं। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र अगर एक बार उत्पन्न हो गया इनके अंदर, तो फिर आप अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लोगे तब भी इनमें चुंबकीय गुण बने रहते हैं। इनका एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, क्या होगा देखें, लो चुंबकीय पदार्थ को आप मान सकते हो अनुचुंबकत्व की हायर स्टेज मान सकते हो। क्या मान सकते हो, अनुचुंबकत्व की हाई स्टेज। यानी अगर नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय गुण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लो चुंबकत्व में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या होगा, ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तथा इनका यह गुण क्या कहलाएगा, तथा इनका यह गुण लोह चुंबकत्व कहलाता है। लोह चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा, लोह चुंबकत्व। क्या है, एक बार चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के पश्चात यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लिया जाए तब भी इनका चुंबकीय गुण बना रहता है। समझ गए ना बात को, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता से आकर्षित होंगे। ठीक है, और एक बार चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गए उसके बाद आप चुंबकीय क्षेत्र को हटा लो तब भी इनका चुंबकीय गुण खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। चुंबकीय गुण क्या होगा, इसमें बना रहेगा। क्यों होता है, नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ज्यादा होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है इनमें ज्यादा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको अनुचुंबकत्व की हायर स्टेज आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो बेटा। ठीक है ना, और बात करें वास्तव में इनमें होता क्या है, डोमेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डोमेन क्या होता है, जो धातु आयन होते हैं ठोस अवस्था में क्या होता है, ठोस अवस्था में धातु आयन के टुकड़े छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहा जाता है। ठीक है, ठोस अवस्था में धातु आयन के टुकड़े छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाते हैं, हम क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, डोमेन। अब देखो ये डोमेन कैसे काम करेगा, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, तो फिर आपको बताता हूँ कि डोमेन क्या होता है, कैसे वर्क करेगा, ये क्या काम होने वाला है इसका डोमेन का। देखो जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, देखो ये है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में मान लो ये ऐसे मान लेते हैं, ऐसे डिवाइडेड है ये, इनके सारे इलेक्ट्रॉन ये इधर हैं, इसके ये इधर जा रहे हैं, ये इसका जहाँ इसकी इच्छा हो वहाँ जाएगा, मतलब अव्यवस्थित तरीके से फैले हुए हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में डोमेन में जो इलेक्ट्रॉन्स का वितरण होता है अव्यवस्थित तरीके से होता है। लेकिन जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे
क्या लगाओगे, जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का संरेखण यानी इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर हो जाएगी, सबकी एक ही साइड हो जाएगी। इसीलिए क्या हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो चुंबकीय गुण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। ठीक है बेटा, समझ गए ना। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी बुक में डोमेन को केवल ये तीर से बना रखा है और ये बता रखा है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में सभी क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो इस प्रकार डोमेन होगा। देखो ये लघुखंड बना दिए मैंने आपके लिए, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, अव्यवस्थित तरीके से फैले हुए हैं चुंबकीय क्षेत्र के। जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे सबकी सब क्या हो गए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो गई या विन्यासित हो गए, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, सारे के सारे विन्यासित हो गए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो चुंबकीय गुण भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये इंपॉर्टेंट क्या है इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप ले सकते हो गैडोलीनियम, ये क्रोमियम ऑक्साइड, ये सभी भी क्या है इसके एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं प्रतिलोह चुंबकत्व की। किसकी बात करते हैं, प्रतिलोह चुंबकत्व की। ये नंबर 4 प्रतिलोह चुंबकत्व, क्या बोलेंगे, एंटी, ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो बेटा जो प्रतिलोह चुंबकत्व होता है उसकी संरचना लोह चुंबकीय पदार्थ के समान होती है, परंतु इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है वो देखें आप। ये उसमें क्या था, ये लोह चुंबकीय पदार्थ की कंडीशन बता रहा हूं आपको। किसकी कंडीशन है, लोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकत्व में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऐसा है तो इसका ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा है तो इसका ऐसा, इसका ऐसा है तो इसका ऐसा। यानी लोह चुंबकत्व में क्या था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। प्रतिलोह चुंबकत्व में क्या है, देखो ये तो इसका विपरीत दिशा में ये, यानी इसका और इसका चक्रण विपरीत, इसका विपरीत, इसका और इसका विपरीत। यानी क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए चुंबकीय गुण नहीं हो पाता है। संरचना किसकी तरह होगी इसकी, लोह चुंबकीय पदार्थ के समान होगी। ठीक है, ऐसे पदार्थ या पदार्थों की संरचना किसके समान होती है, लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थों के समान होती है, मानी जाती है, अपेक्षित की जाती है, समान अपेक्षित की जाती है। परंतु इनमें क्या होगा, अब मैंने आपको थोड़ी देर बोला था डोमेन, इनमें डोमेनों का संरेखण, डोमेनों का संरेखण समांतर व प्रति समांतर समान संख्या में होता है, समान संख्या में होता है। इस कारण चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है। ठीक है बेटा, यानी हम क्या कह रहे हैं, इनकी संरचना कैसी होनी चाहिए, लोह चुंबकीय पदार्थ के समान होनी चाहिए, परंतु डिफरेंस क्या है, वहां पर तो क्या था, डोमेनों का संरेखण एक ही दिशा में था, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, इसीलिए पर क्या हो रहा था, वहां पर चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ रहा था। लेकिन प्रतिलोह चुंबकत्व में क्या है, देखो डोमेनों का संरेखण, यानी इसको एक डोमेन माना है, इसको एक अलग डोमेन, तो इनका संरेखण समांतर और प्रति समांतर क्या है, समान संख्या, यानी 3 की दिशा उधर है तो 3 की इधर, यानी 3 क्लॉकवाइज है तो 3 क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। इस कारण क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ये इसका फोटो है, ठीक है, ये तो किसका था, लोह चुंबकत्व का फोटो था। ठीक है बेटा, किसका फोटो था, लोह चुंबकत्व का। इसके एग्जाम्पल की बात करें, क्या करें इसके एग्जाम्पल की बात, तो एक होगा MnO, Mn2O3, MnO4, FeO, Fe2O3। समझ गए बेटा, ये सभी क्या है इसके एग्जाम्पल से। अब हम बात करेंगे जो लास्ट वाला हमारा बच रहा है, उसे हम बोलते हैं फेरी चुंबकत्व। उसे हम क्या बोलते हैं, फेरी चुंबकत्व। नंबर 5 फेरी चुंबकत्व, फेरी
चुंबकत्व, ठीक है, ये फेरी मैग्नेटिज्म। अब देखो इनकी भी संरचना वैसी हो सकती है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊं। इसमें क्या होता है, डोमेनों का जो संरेखण समांतर और प्रति समांतर जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से समान नहीं होता, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित के समान नहीं होंगे, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं देखो, ठीक है, इनमें डोमेनों का संरेखण समांतर व प्रति समांतर, समांतर व प्रति समांतर समान नहीं होता है, समान नहीं होता है, ठीक है। ये है इनकी संरचना, आप इनके समान मान सकते हो, लोह चुंबकीय पदार्थों के समान मान सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम होती इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है बेटा। अब देखें क्या होगा, जैसे ये हो गया 1 2 3, फिर ये 1, फिर ये 1, ये मतलब देखो 1 2 3 4 5, 5 की दिशा तो क्लॉकवाइज मान लो, तो बाकी दिशा क्या होगी, दो की एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी क्या होगा इसमें, जो देखो लो चुंबकत्व में तो क्या था, सारों की दिशा ये थी, प्रतिलो चुंबकत्व में ये थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ऐसी, यानी यहां तो सभी अयुग्मित थे, यहां पर सब क्या है, युग्मित, और लेकिन फेरी चुंबकत्व में क्या है हमारे पास जो है समांतर और प्रति समांतर संरेखण क्या होगा, समान नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल होगा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में भी आएगा बेटा। मैग्नेटाइट क्या होता है, Fe3O4। एक होता है फेराइट, क्या होता है बेटा, फेराइट, ये होता है MFe2O4, ठीक है। ये M क्या है, यहाँ पर धातु आयन है, धातु आयन क्या क्या हो सकता है, M बराबर धातु आयन है, धातु आयन क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर Zn+2 ले सकते हो आप Mg+2 ले सकते हो, यानी द्विधनावेशित आयन यहाँ पर होगा। समझ के बाद बेटा, क्या होता है इनमें डोमेन का संरेखण समांतर व प्रति समांतर समान नहीं होता, इसीलिए चुंबकीय आघूर्ण निरस्त नहीं हो पाता, चुंबकीय आघूर्ण निरस्त नहीं हो पाता। इस कारण चुंबकीय आघूर्ण निरस्त नहीं हो पाता है, अतः इनमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, ठीक है बेटा, क्या पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। लेकिन लो चुंबकत्व की अपेक्षा कम होगा, क्या होगा, लो चुंबकत्व की अपेक्षा कम होगा, क्यों होगा, उसमें सभी अयुग्मित थे। इसमें देखो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान भी लोगे तो समांतर प्रति समांतर सेम नहीं होंगे, ठीक है। लो चुंबकत्व में सभी एक दिशा में, प्रति लो चुंबकत्व में एक दूसरे की विपरीत दिशा में युग्मित अवस्था में पाए जाएंगे। लघु लो चुंबकत्व या फेरी चुंबकत्व से हम बोल रहे हैं, उसमें क्या होगा, समांतर प्रति समांतर समान नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो आज हमने क्या पढ़ा, चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ा। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, अनुचुंबकत्व, फिर हमने क्या पढ़ा, प्रतिचुंबकत्व, फिर हमने क्या पढ़ा, लो चुंबकत्व, फिर हमने क्या पढ़ा, प्रति लो चुंबकत्व, लास्ट में क्या पढ़ा, फेरी चुंबकत्व, ठीक है बेटा। ये चुंबकीय गुण क्या हो गए, समाप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों तक ये पहुंच सके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम आपको क्या कराएं, न्यूमेरिकल कराएं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।